चलिए इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की दुनिया में चलते हैं। इस पूरे सफर में हम इसके कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, एक पहेली से। सोचिए, एक अकेले टाइगर का जो इलाका होता है उसका इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून से क्या लेना देना हो सकता है ना अजीब सवाल? चलिए पता लगाते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया को एक जानवर के नजरिए से देखना होगा। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है हैबिटेट, मतलब वासस्थान। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां कोई भी जानवर, पौधा या कोई भी जीव रहता है। समझ लीजिए ये उसका एड्रेस है। लेकिन बात सिर्फ एड्रेस तक ही सीमित नहीं है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज है इकोलॉजिकल नीश यानी निकेत। ये सिर्फ पता नहीं है, ये उस प्रजाति का काम है, उसका प्रोफेशन है। मतलब वो वहाँ क्या खाती है, कैसे रहती है और बाकियों के साथ उसका रिश्ता कैसा है। और पता है, कुछ प्रजातियों का काम इतना जरूरी होता है कि उन्हें कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, जैसे कि हमारा टाइगर। ये वो प्रजातियां हैं जिनके होने पर ही पूरा इकोसिस्टम टिका होता है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो समझिए पूरा का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। लेकिन देखिए, फूड चेन में सबसे ऊपर होना यानी टाइगर जैसे टॉप शिकारी होने के अपने खतरे भी हैं। यहीं पर दो चीजें सामने आती हैं, बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो अक्यूमुलेशन का मतलब है जब किसी एक जीव के शरीर में धीरे धीरे कोई जहरीला पदार्थ जमा होता रहता है। और बायो मैग्निफिकेशन, ये तो और भी खतरनाक है। इसमें जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं उस जहर की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। तो अब एक अकेले जीव से जूम आउट करते हैं और पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो लगातार बदलती रहती है। देखिए, कोई भी इकोसिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। इसी प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है। प्राइमरी सक्सेशन, जो एकदम बंजर जमीन, मान लीजिए चट्टान पर शुरू होता है, और सेकेंडरी सक्सेशन, जो वहां शुरू होता है जहां पहले से जीवन था, लेकिन किसी वजह से, जैसे आग लगने से, सब खत्म हो गया। पर हाँ, हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ये वो बाहरी प्रजातियां हैं जो किसी नई जगह पर आकर वहां के पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ देती हैं। और इन बदलावों के पीछे अक्सर इंसानी हाथ भी होता है, जैसे यूट्रोफिकेशन। ये तब होता है जब खेतों से बहकर आए केमिकल फर्टिलाइजर्स नदियों और तालाबों में पहुंच जाते हैं। इससे पानी में पोषक तत्व अचानक बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे काई या शैवाल की एक मोटी परत बन जाती है। नतीजा, पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो एक डेड जोन बन जाता है, जहां जलीय जीवन का दम घुटने लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर बदलाव बुरा नहीं होता। कुछ बदलाव तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जैसे कि इकोटोन। ये वो जगह होती है जहां दो अलग अलग इकोसिस्टम मिलते हैं, जैसे जंगल और घास का मैदान। और पता है, इन जगहों पर अक्सर दोनों इकोसिस्टम से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाती है। इसे एज इफेक्ट भी कहते हैं। तो अब लोकल से निकलकर चलिए और भी बड़ा सोचते हैं। अब बात करते हैं उन ग्लोबल चुनौतियों की, उन दबावों की जिनका असर पृथ्वी के हर एक इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। हम अक्सर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और CO2 का जिक्र आता है, लेकिन ये CO2 सिर्फ हमारे वायुमंडल को गर्म ही नहीं कर रही। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे महासागर सोख लेते हैं, और जब ऐसा होता है तो समुद्र का पानी धीरे धीरे और ज्यादा एसिडिक हो जाता है, मतलब उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। इससे समुद्री जीवन, खासकर मूंगे की चट्टानों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 35 डिग्री सेल्सियस, ये कोई आम तापमान नहीं है। ये है वेट बल्ब टेम्परेचर की वो खतरनाक लिमिट, जिसके आगे इंसान का शरीर खुद को ठंडा नहीं रख सकता। होता यह है कि इस तापमान पर हवा में नमी इतनी ज्यादा होती है कि हमारा पसीना भाप बनकर उड़ ही नहीं पाता, और अगर शरीर ठंडा नहीं होगा तो नतीजा जानलेवा हो सकता है। अब जब इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं तो जाहिर है कि कंपनियां भी ग्रीन दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहीं हमें ग्रीन वॉशिंग से सावधान रहने की जरूरत है। ये एक तरह का दिखावा है,
जहां कंपनियां मार्केटिंग तो ऐसे करती हैं मानो वो पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन असलियत में उनका असर ना के बराबर होता है। ये मजाकिया कोट इसी दिखावे पर एक तंज है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन सब चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या है? और यहीं से बात आती है उन सिस्टम्स, पॉलिसीज और नियमों की जो इंसानों ने मिलकर बनाए हैं। अगर हम वापस अपने टाइगर वाले उदाहरण पर चलें, तो उसकी जैसी प्रजातियों को बचाने के लिए मोटे तौर पर 2 तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। पहली है इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब प्रजाति को उसके अपने ही घर, उसके नेचुरल हैबिटेट में बचाना, जैसे नेशनल पार्क्स में। और दूसरी है एक्स सीटू, यानी उसे उसके प्राकृतिक घर से बाहर ले जाकर बचाना, जैसे जू या सीड बैंक्स में। और यहीं आकर हमारा शुरुआती सवाल जुड़ता है कि एक टाइगर का इंटरनेशनल लॉ से क्या ताल्लुक है। दुनिया भर के देशों ने मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां की हैं, जैसे वेटलैंड्स के लिए रामसर कन्वेंशन, लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को रोकने के लिए साइट्स और प्रवासी प्रजातियों के लिए बॉन कन्वेंशन। ये सब मिलकर एक ग्लोबल सेफ्टी नेट बनाते हैं। और इन सभी ग्लोबल नियमों के पीछे एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत काम करता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी CBDR। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन जिन विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, उन्हें ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। समाधान खोजने का ये सिलसिला लगातार जारी है। सर्कुलर इकोनॉमी जैसे नए नए आइडियाज आ रहे हैं, जो यूज एंड थ्रो की जगह चीज़ों को रिसाइकल और रीयूज करने पर जोर देते हैं। साथ ही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और मिष्टी जैसी खास योजनाएं भी हैं, जो ब्लू कार्बन और मैंग्रोव जैसे ज़रूरी इकोसिस्टम को बचाने पर फोकस कर रही हैं। तो घूम फिरकर हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर ही आ जाते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे पास नियम, कानून और संधियां भी हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है। वो कौन सी एक चीज़ है जिसकी अभी भी कमी है, जिसके बिना हम असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते? इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है।